यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम लंदन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत और धन्यवाद। तो इन सब की बातों को समेटकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आप बताइए कि अब तो ब्रिटेन ने कहा है कि वो एक डिप्लोमेटिक चैनल ओपन करने जा रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को कैसे ओपन किया जाए। तो यूरोप और इंग्लैंड इसको किस तरह से सोच रहा है, पश्चिम इसको किस समस्या को किस प्रकार से समझ रहा है, और दूसरा ये क्राइसिस कितनी बड़ी है, और आप क्या मानते हैं कि ये वार समाप्त होने के कोई आसार हैं या लंबी खींचेगी? जी, बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी मुझे बुलाने के लिए। कई सारे सवाल आपने दाग दिए हैं, तो एक एक करके जाएंगे स्लोली और ब्रीफली। पहला तो ये है कि अब ये युद्ध जो है ये ईरान वर्सेस अमेरिका नहीं रहा है। इसको अब हम कहेंगे कि ये अब हमारी आमदनी वर्सेस खर्चे का युद्ध हो गया है। ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन में ही शुरू में कहा था कि इसका यूरोप या यूके पे कम असर पड़ रहा है। वो बात सही है आपकी, क्योंकि यहाँ पे ईरान से कोई सीधी गैस नहीं आती या तेल नहीं आता। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लगभग 1% का इन्फ्लेशन है और सरकार बहुत डरी हुई है, और उसके चलते पार्लियामेंट में बहस हुई है और उन्होंने दावा किया है और इनफैक्ट प्रॉमिस भी किया है कि हम जो है यहाँ पे एनर्जी प्राइसेस को कम करेंगे और जिन लोगों को जरूरत है उनके लिए हम जो है सब्सिडी देंगे। तो एक तरीके से यहाँ की सरकारें हिली हुई हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रेपो रेट आज उनको घटाना था, इंटरेस्ट रेट, वो नहीं घटाई, उन्होंने स्थिर रखा है। इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन या तो बढ़ेगा और हो सकता है कि वो कोविड की तरह इंक्रीज करता जाए फ्यूचर में। ये भी एक उनका एक अंदेशा है। दूसरा है कि मुझे लग रहा है कि युद्ध कब खत्म होगा, मुझे लगता है हम कोई भी नहीं जान सकते, क्योंकि जिस तरीके की प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो बातें हैं, जो उन्होंने कहा है, उससे मैंने भी जो ये अंदेशा लगा दिए ना वो प्रोबेबिलिटी के आधार पर दिए हैं। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि अमेरिका या अमेरिकन प्रेसिडेंट या किसी भी गवर्नमेंट को दो लोगों को जरूर हायर करना चाहिए, एक इतिहासकार और दूसरा जियोग्राफर। मुझे लग रहा है कि अगर उनके पास ये सही पुख्ता इंटेलिजेंस होती कि ईरान, उन्होंने कहा आज कि हम उनको स्टोन एज में पहुंचा देंगे। एक्चुअली आप स्टोन एज में अब देखो तो पर्शियन अंपायर था उस टाइम पे, उनके पास बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, जबकि अमेरिका एग्जिस्ट भी। एक्चुअली सर, एंथ्रोपिक ने शायद उनको ठीक से बताया नहीं था कि ईरान ये भी कर सकता है। एग्जैक्टली। तो मुझे लग रहा है सब कि कुछ बताया एआई ने, बस ये दो बात नहीं बताई कि अरब मुल्कों पर हमला और स्ट्रेट हार्मूज की नाकेबंदी। जी बिल्कुल। तो इसमें जो है दूसरा जो इसका एक अहम पहलू है वो है हूतीस का ज्वाइन करना, जो सबसे एक खतरे की मतलब घंटी है उसका। मान लो कि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही अफेक्ट है, जो ऑयल और गैस और बाकी के जो चीज़ें शिप्स होती हैं उस स्ट्रेट से, वो अफेक्टेड है। लेकिन अगर हूतीज ने अपना दूसरी जो स्ट्रेट है जिसका नाम है बाब अल मंदेब, जो कि रेड सी के एरिया में जाती है, अगर वो बंद हो जाती है तो लगभग 15% समुद्री कारोबार और अफेक्ट होगा। अरे ये तो डरवा रहे हो सर आप। वो तो एशिया को यूरोप से जोड़ने वाला मार्ग है। एग्जैक्टली, जो हिंद महासागर और भूमध्य मेडिटेरेनियन सी जिसको बोलते हैं, वो उनको लिंक करता है, और उसका सीधा इम्पैक्ट जो है एशियन देशों पे पड़ेगा। और हूतीज जो और ईरान के जो संबंध हैं वो काफ़ी फ्रेंडली हैं, और उन्होंने 2023 से 25 के बीच में इनफैक्ट कई बार कई सारे शिप्स को अटैक भी किया। आपको क्या लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई बातचीत चल भी रही है, या फिर इनमें विश्वास की कमी है? क्योंकि आज फॉरेन मिनिस्टर के घर अटैक हुआ, उनकी पत्नी मारी गई ईरान में, और वही शायद बातचीत कर रहे थे अमेरिकन डिप्लोमेट से। जी, आई थिंक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ट्रस्ट है। आई थिंक पहले स्पीकर्स ने भी इस बात को इंडिकेट किया है कि ट्रस्ट एक बड़ा यहाँ पे एक डेफिसिट है, और जो कोई भी देश आगे आके मध्यस्थता भी नहीं करा रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे भी एक आई थिंक ग्लोबल लेवल की डिप्लोमेटिक क्राइसिस में तो मैं मानता हूँ। इनफैक्ट और आप ये मानते हैं कि इस क्राइसिस से जल्दी मुक्ति मिलने के आसार और संकेत बेहद कम है? मुझे ऐसा लगता है कि ये वॉर लंबी खींचेगी और यहाँ की सरकारें उस चीज के लिए प्रिपेयर भी कर रही हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, कृपया हमारे साथ जुड़े।